नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में खारिज होने के बाद से ही देश में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस समेत विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताया था और अब राजस्थान समेत पूरे देश में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पदयात्रा में शामिल हुए और कहा कि कांग्रेस को इस बात का डर है कि देश की माता बहनें आगे आ गई तो उनके परिवार का क्या होगा, इसलिए विपक्ष ने महिला आरक्षण से जुड़े बिल का समर्थन नहीं किया। उधर कांग्रेस भी महिला आरक्षण की लड़ाई में सड़क पर उतरी। हालांकि ये बात अलग है कि जयपुर में कांग्रेस महिला मोर्चे के विरोध प्रदर्शन एक फ्लॉप शो साबित हुआ और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर लेडीज पावर कौन रोक रहा है और कौन महिलाओं के हक को मार रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। परिवारवादी लोग हैं, इनको लगता है कि आम बहनें आम माताएं आगे आ जाएंगी, हमारे घर का क्या होगा। आज एक आम महिला को अवसर मिल रहा था, उसको भी छीन लिया। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से सुमन शर्मा जी। स्वागत है सुमन जी आपका। हमारे साथ महिला कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह जी भी जुड़ी हैं। सारिका जी आपका भी बहुत स्वागत है और साथ ही मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका। और मैं शुरुआत सुमन जी आपसे ही करना चाहूंगी। बिल लाया जाता है लेकिन ये बिल खारिज होता है, इसके बाद से लगातार प्रदर्शन की बात भी हो रही है, लगातार रिएक्शन हो रहा है और आज प्रदेश में देखने को मिला। और ऐसे मौके कम मिलते हैं जब आमने सामने महिलाएं ही हो। बीजेपी का भी प्रदर्शन था और कांग्रेस का भी प्रदर्शन रहा। मुद्दा अलग था, बात तो सब महिलाओं की कर रहे थे लेकिन अपनी अपनी बात रखी गई। सुमन जी, क्या आज के वक्त में राजनीति ज्यादा अहम हो गई है महिलाओं के हक से ज्यादा? और आप अपने प्रदर्शन को आज कैसे देखती है जो आज प्रदर्शन राजधानी में किया गया? देखिए श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि 17 तारीख के उस रात को जिस उम्मीद से पूरी आधी आबादी देख रही थी और सोच रही थी कि अब हमें अपने हक मिलेंगे और हम रसोई से लेके सदन तक के सफ़र को तय करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से ऑपोजिशन के द्वारा, कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों के द्वारा इस बिल को कुचला गया, उससे आधी जो आबादी है वो बहुत आहत हुई और उसी का आज परिणाम था कि आज हम लोगों ने ये पद यात्रा की। आपने हमारी संख्या भी देखी होगी कि महिलाएं, हमने 1-2 दिन में ही ये प्रोग्राम बनाया और आप देखिए कि पूरी सड़क जयपुर की आज भरी हुई थी महिलाओं की शक्ति से। और ये गुस्सा और ये नाराजगी सड़क पे व्यक्त हो रही थी उस पार्टी के लिए जिस पार्टी ने आधी आबादी की शक्ति को, हमारे अधिकार को कुचला है। और ये शुरुआत है श्वेता जी, मैं बताऊं कि जिस प्रकार से गुमराह करने की चेष्टा इस देश में ऑपोजिशन के द्वारा किया गया कि इस बिल की क्या जरूरत थी, ये बिल तो पहले ही पास हो गया था। तो मुझे ये कहना है कि ये बिल अगर 23 में आपने सर्वसम्मति से पास किया था तो उस समय भी तो ये क्लाउज था जिसके कारण आप लोग चिल्ला रहे थे कि इसको इसी बार लागू कीजिए, इसी 24 के इलेक्शन में लागू कीजिए। तब तो आप लोगों ने उस समय ये कह के निकल गए। जब बारी आई उसमें संशोधित करके लाने की तो आप कई प्रकार की बातें करने लगे। आप उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हो, पूरब से पश्चिम की बात कर रहे हो, आप आधी आबादी की शक्ति की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने अपने सीटों के बारे में और अनेक प्रकार के ओबीसी, मुस्लिम्स, कई प्रकार की बात लाके कि किसी भी तरह से इस बिल को रोका जाए और देश में वो माहौल बनाया जाए जो आधी आबादी अपने क्रंदन के साथ सड़कों पे निकली। इस भरी गर्मी में निकलना और आगे के लिए भी चेतावनी है श्वेता, ये तो आज एक झांकी थी। अब पूरे देश की सड़कों पे कांग्रेस और उनके सहयोगियों के साथ क्या सलूक होगा ये समय बताएगा। और साथ ही 4 तारीख को भी आप लोगों को पता चलेगा जिन राज्यों में चुनाव है, जिन हाथों से इन लोगों ने नारी शक्ति बिल को नष्ट किया, उन्हीं हाथों से नारी शक्ति इनका खात्मा करेगी। वो नजर आएगा टीएमसी के रूप में, चाहे तमिलनाडु में आप उनको देख लीजिए, सभी को देखिएगा, परिणाम नजर आएगा और गुस्सा नजर आएगा। यानी आप कह रही हैं कि इसका खामियाजा विपक्ष को, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा 4 तारीख के परिणामों में जो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने वाले, आप ये कहना चाह रही। लेकिन सारिका सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सारिका जी, कांग्रेस हमेशा कहती है, दावा करती है कि वो महिला आरक्षण के साथ है, महिलाओं के हक के साथ है, फिर समर्थन में क्यों नहीं साथ में आए? और इसलिए जिस तरह से बयानबाजी भी हो रही है, बयान आ रहे हैं, सबके सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से बात कर ले, विलेन कहीं ना कहीं कांग्रेस को बनाया गया है। आज का आपका प्रदर्शन कैसे था? क्या मैसेज आप देने की कोशिश कर रही हैं? देखिए श्वेता जी, जो मिस इंटरप्रिटेशन करके एक भ्रम फैला करके पूरे देश को
एक भ्रम की स्थिति में बीजेपी ने डाला है। 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक जो इन्होंने सेशन बुलाया, उसके अंदर जो चर्चाएं करी, फिर 19 की रात को जो प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के पूरे देश के सामने आंसू बहाए और इस बिल को कांग्रेस ने भ्रूण हत्या इसकी कर दी, इस तरीके की बातें जो नरेंद्र मोदी ने की, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के नेता हैं लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करके, आंसू बहा करके उन्होंने देश की आधी आबादी का उनका सांत्वना उसको जीतने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। देखिए, बार बार जो बीजेपी के द्वारा और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कहा जा रहा है, बीजेपी के तमाम जो लोग कह रहे हैं, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से जो लोग ये लिख रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, तो 2023 में फिर क्या था? वो झूठ था। आपने 2023 के अंदर कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन के सारे साथियों ने आपस में मिलकर के और पूरी मेजॉरिटी के साथ में जिसको बिल को पास कराया था, फिर वो बिल था क्या? पहले तो इस बात को क्लियर कर दीजिए कि उसका जो आप क्रेडिट ले रहे थे 2023 में, जो आपने सारे चैनल्स के ऊपर, सारे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर महिलाओं को और पूरे हर प्लेटफॉर्म से आपने उसका पुरजोर, और आने वाले इलेक्शंस में भी, 24 के इलेक्शन में भी जो आपने उसका फायदा लेने का प्रयास किया और फायदा लिया आपने, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि वो क्या था। दूसरी बात कि जो 16, 17, 18 को ये लेकर के आए, क्या वो महिला आरक्षण बिल था? इस बात को क्लियर तो करें। झूठ की इंतहा इतनी हो चुकी है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक हर बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता सिर्फ इस देश को बरगलाने का और झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल, कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के, महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और जब से कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हमने कांग्रेस पार्टी की उसके निर्माण से लेकर के, और कांग्रेस पार्टी जब तक सत्ता में रही और अभी भी जब जिस स्टेट के अंदर हम सत्ता में हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आप ये बताइए कि पंचायती राज के अंदर जो 73 और 74 जो संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज के अंदर आरक्षण दिया गया, वो कांग्रेस ने दिया, उसमें कोई इफ और बट नहीं था। आज 2023 में इन्होंने पास किया, उसमें खुद ने शर्तें लगाई, फिर अब इनको लगा कि पॉलिटिकल हमें एजेंडा हमारा पास नहीं हो रहा है, माइलेज लेने के लिए ये जरूरी है कि बंगाल के अंदर हमारी स्थिति खराब हो रही है, तमिलनाडु के अंदर हम मुंह की खा रहे हैं, तो क्या एक एजेंडा लाया जाए। और हमेशा इनका सॉफ्ट जो टारगेट है वो महिलाएं ही रहती हैं। एक बार फिर से ये उसके, ठीक है, लेकिन आपका प्रदर्शन आज का क्या सफल रहा? आपका प्रदर्शन उतनी संख्या में क्यों नहीं महिलाएं नजर आई? देखिए, ऐसा है कि इनके पास में आज सेंटर में और राज्य में सरकार है। राजस्थान रोडवेज की बसों में भर भर करके ये आशा सहयोगियों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, और जो मनरेगा के अंदर बचा कुचा जहां का, बीच में नहीं बोलेंगे आप। नहीं, मैं इसलिए बोलूंगी कि आप गलत पिक्चर दे रही हैं, इसलिए मैं बोलूंगी कि आप गलत शो कर रही है चैनल पे, इसलिए इंटरप्ट कर रही हूं मैं। अभी तक आप बोली, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं की थी। ठीक है, आपको हमने नारी शक्ति किसके पास थी आज जयपुर की सड़कों पे पता चल गया। आप गलत बोलेंगी तो उसको नहीं बर्दाश्त करूंगी। आप जब तक बोल रही थी तब तक मैं चुप थी, लेकिन गलत आप इंटरप्ट कर रही हैं तो मैं बोलूंगी और विरोध करूंगी। अपनी शक्ति को कम करके दूसरे की शक्ति को कम करने की चेष्टा मत कीजिए। आपके यहाँ नारी शक्ति नहीं है, आपके यहाँ महिलाओं का समर्थन नहीं है, तो आप हमारी महिला शक्ति को कह देंगे कि इनके पास वो महिलाएं नहीं है। सारिका जी, आप भी बात सुनिए, आप बात सुनिए मैम। देखिए, सबको बात में प्रॉपर पूरा टाइम दे रही हूँ। आपने भी अपनी बात रखी सारिका जी, सुमन जी आपने भी बात रखी अपनी। मिथिलेश जी हमारे साथ, देखिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी बात रखी, हमारे साथ विश्लेषक भी उनका रुख करते हैं। मिथिलेश जी, लेडीज पावर की हम बात करते हैं, महिला सशक्त हो बात करते हैं, और हर पार्टी ये बात कहती है, उनके हक की बात करती है, लेकिन आज के वक्त में लेडीज पावर को आगे बढ़ने में रोड़ा कौन बन रहा है? सत्ता पक्ष या विपक्ष? दोनों प्रदर्शन जो हुए उससे क्या मैसेज देने की कोशिश है, या पूरी तरह से ये राजनीतिक रंग ले चुका है और अब इसे बचा नहीं जा सकता? श्वेता जी, कान करे अबला प्रबल कान समुद्र सुखा है। अबला को, जो महिला शक्ति है, उसको हल्के में कोई नहीं ले सकता, लेकिन दोनों पार्टियां से पॉलिटिकल टूल बनाए हुए हैं। जो बिल 2023 में पारित हो गया, उसको आप एक दिन पहले गजट नोटिफिकेशन कर रहे हो। ये कौन से की किताब है? कांग्रेस कहां सो रही थी? कांग्रेस को भी चाहिए था कि वो पहले इसका गजट नोटिफिकेशन के लिए उतरती। अब दोनों पार्टियों का जो सबसे बड़ा खेल है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है, ये गिरा है डिलिमिटेशन वाला, और आफ्टर जो सेंसस के बाद में
जो रिजर्वेशन तय होना ओबीसी का वो है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए दोनों पार्टियां आज जयपुर की धरती पर नजर आई। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि 2028 में कांग्रेस दो हाथ करने को तैयार है, क्योंकि पहली बार इस मुद्दे पर और महिला कांग्रेस चाहे 10 ही उतरे, क्योंकि कांग्रेस का जो विरोध जब विपक्ष में होती है तब प्रदर्शन ऐसा ही रहता है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि जिस अंदाज में गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दिन पहले कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला शक्ति यानी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी केवल बैठी रही, बोलने नहीं दिया गया, तो आज उन्हें बोलने दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 300 सीटें अगर वहां बढ़ जाती तो क्या क्या होता, वो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसका सोशल इम्पैक्ट, वो तमाम चीजें। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राजीव गांधी ने रिजर्वेशन दिया वो जैसा था वैसे में दे दिया। अगर एक बार बीजेपी बड़ा दिल दिखाती कि 543 में से हम देंगे 33%, तो शायद ये शुरुआत हो जाती। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये कोई दिक्कत नहीं थी, अपने इसमें तो सारे दल तैयार थे। लेकिन आप क्या लेके आए कि मेरे कटोरे में 543 आम है, लेकिन जब मेरे पास 816 आम होंगे तब मैं बांटूंगा। तो ये जो जनता है, ये जनता अच्छी तरह समझती है कि हमारे को सीधा देने के बजाय घुमा फिरा के आप जो एक एनवायरमेंट बनाते हैं। और देखिए बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने में माहिर है। 370 बन गया, मुद्दा खत्म हो गया। राम मंदिर बन गया, मुद्दा खत्म हो गया। 3 तलाक मुद्दा बन गया, खत्म हो गया। तो मुद्दे को जिंदा रखने के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसके दम पर इन्होंने बिहार जीता, जिसके दम पर वो पश्चिम बंगाल में सफेद साड़ी एक नारी सब पर भारी को पटकने के लिए ये तमाम स्वांग रचा गया। ये हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह जानती है, इसमें कोई ठीक है। लेकिन मिथिलेश जी एक अहम सवाल है कि देखिए अब ये सबको पता है कि 2023 में ये आया, हालांकि नोटिफिकेशन अब जाके लाया गया, क्योंकि 3 साल तक दोनों पार्टियां सो रही थी ना। ये तो दोनों की गलती है इसमें, दोनों गलती है, दोनों ने इसे पॉलिटिकल टूल बनाया। नहीं किया तो दूसरे ने उसका सवाल भी नहीं उठाया। इस देश में बिना आरक्षण के यहाँ लक्ष्मीबाई पैदा हुई, कौन सा महिला रिजर्वेशन था। इस देश में सरोजनी नायडू पैदा हुई, इस देश में इंदिरा गांधी पैदा हुई। तो ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन के दम पर ही हिंदुस्तान की नारियों ने इतिहास रचा है। सनातन में देखिए अश्वघोषा गार्गी यज्ञ में बैठती थी, फैसले लेती थी। तो हिंदुस्तान में कब रहा? अब एक नया हिसाब। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमने रिजर्वेशन दिया, जो राजीव गांधी ने रिजर्वेशन दिया, उसके हालात भी हमको अध्ययन कर लेने चाहिए। गांव में पंच प्रमुख पति, सरपंच पति अब थोड़ा बहुत आगे आने लगी। कुछ सरपंचों ने रिकॉर्ड, छवि राजावत एक दो जो हॉकी की प्लेयर है उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। लेकिन जो तमाम चीजें हैं, ये ठीक है कि बीजेपी ने आज अच्छा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 17 तारीख एक काला इतिहास बन गया। वो तमाम चीजें हैं। लेकिन जो एक चीज होती है ना कि मुझे ये पानी पीना है और मैं आसानी से पानी पी जाऊं, न तो बीजेपी गले उतार पा रही जनता के, न कांग्रेस उतार पा रही। ये दोनों के लिए चुनौती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने मीडिया के बच्चों से इस पर कंसल्ट किया तो मीडिया के बच्चे कह रहे थे हमें तो पता था सर ये बिल गिरेगा। जिस दिन ये रिजर्वेशन का बिल आया था उसके एक दिन पहले मीडिया के बच्चे ये कह रहे हैं कि ये तो बिल गिरना था सर, ये तो प्लान है। तो ये महिला जो बच्चियां हैं वो कह रही थी। तो आप ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। ये साधारण खेल नहीं है, खेल तो खेल लिया आपने, लेकिन ये पॉलिटिकल आग से खेल रहे हो आप। महिलाओं को समझाना बहुत मुश्किल काम है। जवाब भी ले लेते हैं आप इतने सवाल। मिथिलेश जी, मैं बहुत आपका आदर करती हूँ और आपके वर्डिक्ट का सम्मान भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज आपने एक बात कहा कि आरक्षण कब मिला और पहले बिना आरक्षण की महिलाओं ने अपने आप को प्रमाणित किया। तो मुझे लगता है कि आपका पितृसत्तात्मक माइंडसेट आज बोल रहा है। महिलाओं को आरक्षण के पक्षधर हम लोग भी नहीं थे, लेकिन देश और परिस्थिति में जो काल बना उसमें आवश्यक है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। 74 अमेंडमेंट से महिलाओं को ताकत मिली और महिलाओं ने अपना परचम फहराया। हो आप लोगों ने फिर वो पार्षद पति, सरपंच पति, ये पुरुषों की जो मानसिकता है ना, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। मैं इसको सिरे से खारिज करती हूँ। लेकिन दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि ये ऐसे ही सगुफा फेंका गया, ये सगुफा नहीं था श्वेता। मैं बार बार आपके चैनल पे आई हूं और ये डिबेट पे यही बात रखी हूं कि जब 23 में पारित किया गया था उस समय 400 से ऊपर से जाके समर्थन मिला था। 442 या 52 का समर्थन मिला था। 2 ही एमपी खिलाफ थे। आप देखिए उस समय, देखिए तो सही उस समय क्या था। उसमें उस समय भी तो यही था।
डिलिमिटेशन और जनगणना ही तो था, आप उसमें अलग जनगणना हो कहाँ जाने था? देते ना, आज तो आपका ही था, आज 26 उसको में 27 में के समय जनगणना हो pandemic- जाती, आप सुनिए, ओबीसी आरक्षण मिल जाता, जिस खत्म हो तरह जाता से मुद्दा। पैंडेमिक आया, जनगणना में विलंब हुआ, तो 11 को अगर टारगेट करके मोदी जी ने प्रयास किया तो इसमें क्या अपराध कर दिया? इसमें कौन सी गोली दे रहे हैं? आपके मीडिया के बच्चे पहले समझ गए नंबर ऑफ गेम से कि ये नहीं पास होगा, तो पहले कौन सा नंबर ऑफ गेम था जो ये पास हुआ इतने लेकिन इस मतों 3 से? साल में क्या हुआ इस पे? 3 साल में क्या हुआ? अगर इस पर सवाल उठ रहा है तो क्या है? ये हुआ, ये उठना ठीक है, आप लोग का सवाल भी जेन्युइन है कि ये अगर अर्ली में इसका नोटिफिकेशन हो जाता तो शायद कांग्रेस और बीजेपी मिलके सब लोग हम लोग इसको और आगे ले जा सकते थे, शायद नहीं गिरता। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा विलंब हुआ, इसको मैं आपके चैनल पे स्वीकार भी करती हूँ, लेकिन उसको सुधारीकरण के क्रम में संशोधित करके लाया जा रहा था कि 2011 को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? 2029, 35, 36 तक ले जाने की क्या आवश्यकता है? अगर 2005 हमें 11 के आधार पे हम बढ़ते हैं, 816 होते हैं या हम 200। अच्छा, एक सवाल और सुमन जी, हाँ, ठीक है, आपने तो ठीक पॉइंट, लेकिन एक चीज बताइए, अगर आप 2011 का ही है तो 23 में आने के बाद फिर इसे 2011 में लागू करके फिर 3 साल क्यों नहीं उस पर किया गया? कार्रवाई नहीं हुई। मैं मानती हूं, मैंने आपको बताया कि जनगणना में विलंब हुआ, गजट नोटिफिकेशन 3 साल में 16 तारीख को गजट नोटिफिकेशन हुआ है। कितने जागरूक थे महिला अधिकारों के प्रति, इस प्रकार के देश के हालात बने थे। जब आप बहस करा रहे हो उसके एक दिन पहले गजट नोटिफिकेशन करा रहे हो। देश को आर्थिक रूप से नॉर्मल किया जाए, पटरी पे लाया जाए। उन 3 वर्षों में हम लोगों ने पैंडेमिक को झेल के देश को पटरी पे लाने की चेष्टा की। अब सवाल उठाना 11 से होता है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, सुमन जी, हम पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे वाली कार्रवाई होती रहती है। जब देश में कोरोना था तो ये ताली और थाली बजवाने में व्यस्त थे, तो इसलिए इसी से जनगणना देश नहीं को कर कल्याण पाए। मिला, अब विश्व मैं में हाँ, परचम कल्याण फहरा। मिल गया है, बहुत कोरोना कल्याण में, मिला। कोविड में जिस पूरे सफलता विश्व से में मोदी आपने जी ने हंसी काम उड़वा किया, दी। पूरे देश और पूरे विश्व मिथिलेश जी ने में एक उसका बात डंका बजा। कही, मिथिलेश जी ने एक बात कही हाँ। कि कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। मैं मिथिलेश जी के संज्ञान में ये चीज लाना चाहती हूँ कि इन्होंने 2023 में जब इस बिल को पास किया तो इन्होंने कहा कि हम जनगणना और फिर परिसीमन के बाद में इसको हम लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तब से लेकर के आप देखिए कि राहुल जी ने हर एक चुनाव से पहले और हर एक अपनी रैली के अंदर जातिगत जनगणना के मांग को बहुत जोर से उठाया कि आप तुरंत जनगणना कराइए ताकि जिसकी जितनी इस देश के अंदर हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिल जाए। इसलिए कांग्रेस ने कभी भी इसको हल्के में नहीं लिया। हम लगातार इस बात का पुरजोर, सोनिया जी ने लगातार इनको चिट्ठियां लिखी, हमारे अध्यक्ष जो खड़गे जी हैं उन्होंने इनसे मांग की कि भाई जो आपने बात कही थी, जिस बात का आपने प्रॉमिस किया था, तो महिलाओं को आप इस बारे में नहीं, बीच में नहीं, आप बाद में अपने समय में बोलिए, बस बात अब आती है आपने ये जातीय जनगणना पे ही बोलना चाहती हूँ मैं। जो आप कह रहे हैं कि राहुल जी बहुत चिंता कर रहे थे जातीय जनगणना की, 1955 में जब ओबीसी काका कालेकर की रिपोर्ट आई थी तो उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया? आज 2026 या 2022 में इसकी चर्चा क्यों होती है? मैं ये जानना चाहती हूँ। 1980 में जब आया लोगों ने मंडल कमीशन के साथ क्या किया? आज ये ओबीसी प्रेम इतना उजाला क्यों? ये खराब मेरा लाजमी है इस मंच पे, क्योंकि आप ये चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी बार-बार जातियों की चिंता कर रहे थे। अगर जातियों की चिंता करते, ओबीसी की चिंता करते तो ये आराम नहीं होता। 1955 में ही समाधान होता, 1980 में ही समाधान होता, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और महिलाओं के हित की बात करने वाली पार्टी साहबानों के साथ क्या की? इसको नहीं भूलेंगे लोग। आप लोगों ने किया, इसको नहीं भूलेंगे हम लोग। रुकिए, देखिए महिलाएं बात रखती है तो महिलाएं बात सुनती भी, और आप लोग ने भी अपनी बात रखी है कि मिथिलेश जी, एक अहम सवाल है, महिलाओं के हक की बात हो रही है, महिलाओं को हक मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। प्रदेश की, अब मैं बात करूं, देश की आम महिला को क्या वाकई में इस बिल से बहुत सरोकार, बहुत उम्मीद है, या सिर्फ ये नेताओं का ही एजेंडा है? देखिए श्वेता जी, इस देश की महिलाओं को भी चिंता है कि गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस देश की महिलाओं को चिंता है कि महंगाई होगी कि नहीं, मेरे बच्चों की बढ़ती फीस में जमा करा पाऊंगी कि या नहीं करा पाऊंगी। जो 300 सांसद की सीटें बढ़ेगी सेंसस के बाद और डिलिमिटेशन के बाद, उनमें किनका हक होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में ये सबसे बड़ी चीज है कि आम महिला 300 में कितनी शरीक होगी, जो विधायकों की सीट बढ़ेगी उसमें कितनी होगी। अभी आप देख लीजिए कौन कौन महिलाएं एमपी हैं और किस परिवारों से हैं, बता दीजिए, आप पता लग जाएगा आपको। तो कहीं न कहीं जो आम महिला है, जो चूल्हे पर अपनी रोटी बना रही है, ये ठीक है कि इनके रिजर्वेशन से महिलाओं में
एक आशा जगेगी कि हमारा भी भाग्य खुलेगा, हम भी नीति निर्माता बनेंगे। लेकिन इटली की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी, वैसे नहीं बनना है, क्योंकि हिंदुस्तान संस्कार वाला देश है। तो कहीं न कहीं ये जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियों को अपने प्रॉफिट लॉस इसको ताक पे रख के वाकई कि हम नारी आरक्षण देना चाहते हैं। खत्म हो गया। एक फाइनल कमेंट सुमन जी, शॉर्ट में फाइनल। देखिए, हमने तो जो बिगुल बजा दी है, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये आपको सड़कों पे दिखता रहेगा और पुरजोर तरीके से दिखता रहेगा। और हम इस मांग को लेके रहेंगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति होगी। हमारी चेष्टा यही रहेगी कि कांग्रेस को बेनकाब करें। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, हमारी आधी आबादी को धोखा दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि हम महिलाओं के वोट ले लेंगे, क्योंकि बिहार में भी यहीं से रास्ता निकला, पश्चिम बंगाल में भी यही जलेबी लटकाई है। और अब ये आम महिला तक उतरेगी या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सारिका जी के लिए चुनौती है। इनका जो मिथक है उसको वो तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। महिला आरक्षण 2023 में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोग से पास हो चुका है। हमारी ये मांग है कि महिला आरक्षण जिस रूप में पास किया गया था, उसको बिना किसी इफ और बट के तुरंत 543 सीट के ऊपर बीजेपी लागू करे और महिलाओं को आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव भी हैं, उनके अंदर भी 33% आरक्षण बिना किसी विलंब के, बिना लटकाए, इसको आप लागू करिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, लेडीज पावर है, और पावर कितनी ज्यादा जब महिलाओं के हाथ में होता है तो तस्वीर भी बदलती है। और यही कोशिश है कि देश की भी तस्वीर बदले और ज्यादा मजबूत महिला हो, सशक्त हो। और इसलिए कोई भी विरोध नहीं कर रहा है कि आप इस बिल के खिलाफ है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन सबसे अहम सवाल है, देश की आम महिला भी इंतजार कर रही है और वो जानना चाहती है कि क्या अगर महिलाओं के हक की बात है तो कौन उन्हें हक दिलाना चाहता है और कौन उसके हक को रोक रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या सिर्फ प्रदर्शन से ही यहां पर रास्ता खुलेगा या वाकई में सत्ता पक्ष या विपक्ष अपनी बात आम महिला तक पहुंचा पाएंगे। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही।